Hello everyone, welcome to LST. LST means let's start together. हमने BPSC 133 का गेस्ट पेपर निकाला था जिसका आज ये लास्ट पार्ट है, यानी कि इसमें हम अपना 5th ब्लॉक कंप्लीट ख़त्म करेंगे और साथ ही जो इसकी PDF है उसको मैं आपको प्रोवाइड करवाऊँगा टेलीग्राम पे, और यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में भी मैं उसका लिंक डाल दूँगा PDF का, आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हो। तो आज का हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या है। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, एक विकासशील राज्य के विशिष्ट लक्षण क्या हैं, इसके बारे में बताना है हमें। यानी कि विकासशील राष्ट्र में क्या क्या विशेष लक्षण हो सकते हैं उसके वो बताना है। तो इसका आंसर देखते हैं। साधारणतः देखा जाए तो सभी देश विकासशील देश होते हैं क्योंकि सभी देश विकास की दिशा में गतिशील हैं, लेकिन विश्व बैंक सभी निम्न व मध्यम आय वाले देशों को विकासशील देशों की श्रेणी में रखता है। यानी कि अगर इसके नाम पे जाया जाए तो फिर सभी देश, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो पाकिस्तान हो, सभी देश विकासशील देश हैं क्योंकि वो विकास कर रहे हैं। जो डेवलप्ड कंट्री हैं वो भी कहीं ना कहीं विकास कर ही रही हैं, अपने आप को आगे बढ़ा रही हैं। लेकिन जो विश्व बैंक है, वर्ल्ड बैंक है, वो निम्न आय व मध्यम आय वाले देशों को विकासशील देशों की श्रेणी में रखती है। विकासशील देश जिन्होंने अपनी जनसंख्या के सापेक्ष औद्योगिकरण के स्तर को प्राप्त नहीं किया होता है। यानी कि विकासशील देश वो होते हैं जिन्होंने अपनी जनसंख्या की अपेक्षा जनसंख्या के मुकाबले औद्योगिकरण के स्तर को प्राप्त नहीं किया होता है, और इनमें अधिकतर जीवन स्तर निम्न और मध्यम वर्गीय होता है। यानी कि जो इनमें जो जनसंख्या होती है उसमें मेनली क्या होती है, मध्यम वर्गीय होती है या फिर निम्न वर्गीय होती है। उच्च जनसंख्या वृद्धि के बीच एक मजबूत संबंध होता है। यानी कि पहली बात तो सारे लोग मध्यम वर्गीय या निम्न वर्गीय, दूसरा उच्च जनसंख्या वृद्धि, यानी कि जो निम्न वर्ग के लोग हैं उनकी वृद्धि जो है लगातार बढ़ती रहती है, लगातार हो रही है। ये नकारात्मक पॉइंट है उनके लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है, इनमें जो हमारा क्वेश्चन है, जो इनके लक्षण है विशिष्ट, उनके बारे में बताना है। तो इस क्वेश्चन का पहला पॉइंट है, जो लक्षण है उनमें से पहला लक्षण हो सकता है पूंजी की कमी। विकास कार्यक्रमों को क्रियान्वित तथा पूर्ण करने के लिए अधिक मात्रा में पूंजी की आवश्यकता होती है, किंतु विकासशील देशों में राष्ट्रीय आय तथा प्रति व्यक्ति आय कम होने के कारण विशिष्ट मात्रा में बचत नहीं हो पाती। इसके परिणाम स्वरूप पूंजी निर्माण नहीं हो पाता। इन देशों में कम से कम बचत तथा कम पूंजी का एक चक्र चलता रहता है। घरेलू पूंजी के अभाव में इन्हें विकसित देशों से पूंजी उधार लेनी पड़ती है, इसको उधार यहाँ पे लेनी पड़ती है, जो कि सदैव उपलब्ध नहीं होती, और ना ही उसकी जो शर्तें होती हैं वो राष्ट्रहित में होती हैं। तो ये भी इसका नकारात्मक पॉइंट है। तो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इसमें क्या दे रखा है। अगला इसका लक्षण हो सकता है, इसमें जनसंख्या की समस्या होती है। कैसे? अधिकांश विकासशील देशों को एक प्रमुख समस्या अर्थात जनसंख्या की समस्या का सामना करना पड़ता है। इसके परिणाम तथा कई देशों में जनसंख्या विस्फोट की स्थिति उत्पन्न हो गई है। जनसंख्या में तीव्र वृद्धि के कारण विकासशील देशों में अनेक समस्याएं उत्पन्न हो गई हैं, जैसे गरीबी तथा भुखमरी की समस्याएं, बेरोजगारी की समस्या, कृषि भूमि के कम होने की समस्या, या जनसंख्या भार का अधिक होना। ऐसी जो समस्या हैं उनकी जो गति है वो बढ़ती जा रही है विकासशील देशों में। अगला पॉइंट देखते हैं क्या हो सकता है हमारे इसमें अगला पॉइंट है अविकसित यातायात तथा संचार व्यवस्था। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि यातायात और संचार यही किसी देश को बहुत ऊपर उठाता है, यही किसी देश को बहुत नीचे भी डुबाता है। विकासशील देशों में अनेक क्षेत्रफल तथा जनसंख्या की आवश्यकता को देखते हुए परिवहन के साधनों की कमी होती है। इन देशों में यातायात के साधनों की पर्याप्त विकास नहीं हो पाता, यानी कि जो यातायात के पर्याप्त साधन हैं उनका विकास नहीं हो पाता। देश के अनेक क्षेत्रों में सड़क तथा रेल मार्ग ही नहीं है, मतलब कि देश के अनेक ऐसे हिस्से हैं जिनों में सड़क तथा रेल मार्ग है ही नहीं। लोगों को पैदल तथा पशुओं के सहायता लेके एक स्थान से दूसरे स्थान आना जाना पड़ता है। उदाहरण सहित इन
इसमें क्या है, मनीला, फिलीपींस ऐसे अधिक देशों में अच्छा, आज भी जो है अनेक पहाड़ी तथा जंगली क्षेत्रों में यातायात के साधनों की भारी कमी है। इसका परिणाम जो है, इन देशों में श्रम की गतिशीलता कम होती है तथा कृषि उद्योगों, धंधों तथा व्यापार का विकास सीमित मात्रा में ही हो पाया है। आधुनिक विज्ञान तथा तकनीकी ज्ञान की कमी के कारण विकासशील देशों में कुशलता व कुशल संचार की व्यवस्था का भी अभाव है। यानी कि जैसे इंटरनेट है, वो भी जब भी कारगर होगा जब देश की जो जनसंख्या है वो उसको समझने में सक्षम हो। ऐसे नहीं कि हम किसी को इंटरनेट देते हैं, उसको चलाना नहीं आता है, उसको हमने कंप्यूटर तो प्रोवाइड करा दिया लेकिन वहाँ पे चलाने वाले वर्कर्स ही नहीं है। अगला है अविकसित उद्योग। विकासशील देशों में उद्योग धंधों का पर्याप्त विकास नहीं हो पाता। इन देशों में आधारभूत तथा आधुनिक विशाल स्तरीय उद्योगों का अभाव रहता है। इनमें मुख्य कुटीर तथा लघु उद्योग पाए जाते हैं। यानी कि इनमें जो है बड़े उद्योगों का बहुत ज़्यादा अभाव होता है। अगर उद्योग मिलते भी हैं तो सिर्फ कुटीर और छोटे लघु उद्योग ही मिल पाते हैं। इनमें श्रम शक्ति के अधिक प्रयोग किए जाने के कारण उत्पादन अपेक्षाकृत कम मात्रा में होता है। अच्छा, एक होती है श्रम शक्ति, एक होती है मशीनरी शक्ति। यानी कि जिसमें हम मशीनों का उपयोग ज़्यादा करते हैं उसमें उत्पादन बहुत अधिक मात्रा में होता है लेकिन लोगों को रोज़गार कम मिलता है। लेकिन जहाँ पर श्रम शक्ति का इस्तेमाल किया जाता है वहाँ पर लोगों को रोज़गार तो अधिक मिलता है लेकिन उत्पादन में बहुत ज़्यादा कमी देखी जाती है। आते हैं, अधिकांश उद्योगों में उपभोक्ता वस्तुओं तथा कृषि संबंधी वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है। परिणाम विश्व की 67% जनसंख्या वाले विकासशील देशों में विश्व के कुल औद्योगिक उत्पादन का केवल 20% योगदान है। यानी कि विश्व में जितना भी टोटल उत्पादन होता है उसमें विकासशील देश बस 20% योगदान देते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब है नारी की दशा। ये भी कोई इम्पोर्टेंट पॉइंट हो सकता है। नारी की दशा। विकासशील देशों में नारी की दशा शोचनीय है। रूढ़िवादी प्रवृत्तियों से समाज में पुरुषों की तुलना स्त्रियों का महत्व कम दिया जाता है। वरन अधिकांश विकासशील देशों में पर्दा प्रथा, निरक्षरता, बाल विवाह, बहुविवाह, दहेज जैसी सामाजिक कुरीतियों में स्त्रियों का जीवन को अत्यंत दयनीय बना दिया जाता है। यद्यपि इन देशों में स्त्री पुरुष अनुपात भी बहुत कम देखने को मिलता है। स्त्री पुरुष अनुपात कम होने से क्या होता है, जनसंख्या में जो कार्यशील जनसंख्या है उसमें महिलाओं की संख्या बहुत कम देखी जाती है। अगला है पिछड़ा हुआ ढांचा। ये मैंने थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया लिखने में, इसमें आएगा पिछड़ा हुआ ढांचा। अधिकांश विकासशील देशों में आधुनिक तथा विकास स्तरीय उद्योगों का अभाव है, जिस कारण इन देशों में औद्योगिक उत्पादन बहुत कम हो पाता है। राष्ट्रीय आय में उद्योगों का योगदान बहुत कम है। राष्ट्रीय आय होती है उसमें जो उद्योग चलते हैं देश में या फैक्ट्रियाँ चलती हैं उनका जो योगदान है बहुत कम होता है। उस जगह की कमी के कारण इन देशों में मशीन तथा अन्य पूंजीगत माल का बहुत कम उत्पादन हो पाता है। आवश्यकता मशीनों की प्राप्ति के लिए भी इन्हें विकसित देशों पर निर्भर रहना पड़ता है। यानी कि जो इनके लिए जो उपयोगी मशीनरी है उसके लिए तक इन्हें विकसित देशों पर निर्भर रहना पड़ता है। जैसे इंडिया को भी है, इंडिया भी अपने सेना के लिए जो हथियार खरीदता है वो भी अन्य देशों से खरीदता है, निर्भर रहना पड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें सामाजिक पिछड़ापन। अनेक विकासशील देशों में सामाजिक रूढ़ियों तथा अंधविश्वास लोगों को इस प्रकार जकड़े हुए है कि वहाँ जीवन की नवीन परिस्थितियाँ, तकनीकी ज्ञान तथा आधुनिक उत्पादन प्रणालियों को ग्रहण नहीं कर पाते और लक्षण तथा निर्धनता के कारण उत्पादन कार्य प्राचीन विधियों से ही किया जा रहा है। सामाजिक पिछड़ेपन के कारण इन देशों में श्रम की गतिशीलता की कमी है। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन जो है यहीं पे ख़त्म होता है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हमारा। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, एक मिनट, नागरिक समाज की विशेषताएं तथा भूमिकाओं का उल्लेख कीजिए। ठीक है, राज्य एवं नागरिकों के मध्यस्थ करते हुए संगठनों को नागरिक समाज की संज्ञा दी जाती है। यानी कि ऐसे संगठन जो नागरिक, आम लोगों और राज्य यानी कि सरकार
के बीच मध्यस्थता का काम करते हैं, यानी कि जो इनके बीच में बिचौलिया का कार्य करते हैं, उन संगठनों को नागरिक समाज की संज्ञा दी जाती है। नागरिक समाज के प्रमुख लक्षण इसमें क्या है, पहले यह संगठित समाज को दर्शाते हैं। दूसरा क्या है, यह राजकीय संस्थाओं को बताते हैं। अगला है, इसमें वे समूह आते हैं जो राज्य और परिवार के मध्य होते हैं, अर्थात नागरिक समाज राजनीतिक और प्राकृतिक समाज के मध्य का जीवन है, यानी कि प्राकृतिक समाज जो हम आम जीवन है उसमें और राजनीतिक जीवन में मध्यस्थ का कार्य करते हैं, जो उसकी परिभाषा है वही ये वाला पॉइंट है। अगला है, यह विचारों में स्वतंत्र समाज है, यानी कि इसमें विचारों में कोई सीमित मतलब विचारों को कोई सीमित नहीं कर सकता, ये स्वतंत्र है विचारों में। इसमें है, विचारों में स्वतंत्र होने के कारण यह प्रगतिशील भी है, यानी कि इनमें जो विचार है वो विकास होता रहता है विचारों का, तो वह परिवर्तनशील भी है। अगला पॉइंट देखते हैं। यह राजनीतिक प्रशासनिक मामलों में महत्वपूर्ण भागीदारी रखता है। इसके द्वारा सत्ता की निरंकुशता पर अंकुश लगाया जाता है, यानी कि जो इन्हीं के द्वारा जो है सरकार मतलब ऐसे कार्य नहीं करती जो जनता को पसंद ना आए। यही जो है राजनीतिक दलों पे या सरकार पे, सत्ता पे निरंकुश लगाने का कार्य करती है। यह बौद्धिक रूप से अनंत होता है। अगला, जनमत का निर्माण करता है, यानी कि ये जो है जनमत का निर्माण जो है इन्हीं के द्वारा होता है। अगर राजनीतिक दल चाहें कि वह सीधे जनता से संपर्क करके जनमत का निर्माण कर लेंगे तो संभव नहीं है, उन्हें नागरिक समाजों का ही सहारा लेना पड़ता है। अगला है, यह राज्य के नियंत्रण को कम करने के लिए बहुल संस्थागत अनेक संस्थाओं का निर्माण को समर्थन करता है। यह उत्पीड़न के विरुद्ध स्वच्छता का समर्थन करता है। अगला, यह एक नैतिक और मूल्य आधारित प्रणाली है। ठीक है जी, वैसे यूनिट ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है आपके लिए, इसमें सिर्फ छोटा सा क्वेश्चन है, इसको देख लो जैसे भी है। अगला, नागरिक समाज के विभिन्न पहलू। समानता आधारित सार्वजनिक कल्याण को प्रेरणा प्रेरित करता है। इसके लिए आर्थिक सामाजिक रूप से पिछड़े व्यक्तियों समुदायों के विकास हेतु प्रयत्नशील रहना है। प्रशासन में जन सहभागिता का विकास करना। ठीक है, जनता को सरकारी योजना तथा सरकार के जन सामान्य से अवगत करवाना, यानी कि सरकार की जो योजनाएं आती हैं उनको आम नागरिकों तक पहुंचाना। अगला, प्रशासनिक मशीनरी और सामुदायिक जवाबदेही प्रणाली लागू करते हैं। इससे प्रशासन की निरंकुशता और भ्रष्टाचार पर रोक लगती है। प्रशासन को हितग्राही मूलक बनाते हैं। उनके माध्यम से प्रशासन का लक्ष्य समूह तय करने में आसानी हो जाती है। स्थानीय विकास के लिए स्थानीय संस्थाओं के दोहन को सुनिश्चित करने में मदद करते हैं और सामुदायिक निर्भरता का विकास होता है। स्थानीय शासन को सशक्त बनाते हैं। उनके पूर्व एक रूप में कार्य करते हैं। स्थानीय स्तर पर सर्वाधिक पहरेदार हैं। जनता में राजनीतिक चेतना को बढ़ावा देते हैं। यह राजनीति की मांगों को संगठित करते हैं। सहायता द्वारा आत्म सहायता के सहकारी सिद्धांतों की पुष्टि करते हैं। ठीक है, ये भी पॉइंट सही है। इसको है, ये जो है आत्म सहायता के सहकारी सिद्धांतों को पुष्ट करते हैं, यानी कि मजबूत करते हैं। अगला है, गरीबी के दुख दूर करने में और ग्रामीण गरीबों से संपर्क में बेहतर हैं, यानी कि जो गरीबों की गरीबी दूर करने या दुख दूर करने के जो मेन समस्याएं हैं उनसे ये अवगत हैं, तो उनको गरीबों को या ग्रामीण लोगों को उनकी समस्याओं का समाधान करने का आश्वासन देते हैं, क्योंकि वह समस्याओं को गहराई से समझते भी हैं। साथ ही सरकार की तुलना में उनकी कार्यप्रणाली लचीली है। सरकार की तुलना में इनकी जो कार्यप्रणाली है वो काफ़ी लचीली है। ये छोटा सा टॉपिक था, छोटा सा पॉइंट है इसका, तो आप आसानी से याद कर सकते हो।
ठीक है, अगला पॉइंट है हमारा, अगला क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 16 है ये, 16। वैश्वीकरण की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की विवेचना करते हुए उसकी विशेषताओं को उद्धृत करें। यानी कि क्या है इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और इसकी जो विशेषताएं हैं उनको बताना है। वैश्वीकरण, जिसे भूमंडलीकरण भी कहा जाता है, एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। यह निश्चित नहीं किया जा सकता कि इसकी शुरुआत कब से हुई, लेकिन 20वीं सदी के अंतिम 3 दशकों में इसका विस्तार दिखा जाता है। यानी कि भूमंडलीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसका कोई निश्चित समय नहीं है कि ये कब से शुरू हुई, लेकिन इसको जो विस्तार मिला है, जो इसको एकदम गति, इसके क्षेत्र में गति आई है, वो 20वीं सदी के अंतिम तीन दशकों में आई है, यानी कि 1970 के बाद आई है। और जो बिल्कुल सुपर फास्ट बढ़ा है वो बढ़ा है सोवियत संघ के विघटन के बाद, यानी कि 1992 के बाद। आगे बढ़ते हैं। यह है, वैश्वीकरण एक ऐसी स्थिति है जो विश्व के अनेक देशों में देश व घटनाओं को एक सूत्र में बांधती है। इसमें हम विश्व के किसी एक कोने में हो रही घटना का प्रभाव विश्व के दूसरे कोने के देश में किस प्रकार पड़ता है, इसको देखते हैं। प्रकार, इससे अभिप्राय है कि सभी देश व्यावसायिक तथा सामाजिक या सांस्कृतिक तौर पर एक दूसरे से जुड़ चुके हैं। आज भारत अमेरिका से हथियार, रूस से पेट्रोल जैसी सहायता लेता है तथा भारत अन्य देशों को अपनी फसल, गेहूं, चावल, गन्ने आदि का निर्यात भी करता है। यदि रूस पर कोई आपदा आती है तो भारत को पेट्रोल की कमी का सामना करना होगा। उसी तरह यदि भारत में कोई आपदा आती है तो विश्व के अन्य देशों को भी फसल जैसे कि गेहूं, चावल, अन्न इत्यादि का अभाव देखने को मिलेगा। यह सब वैश्वीकरण की ही देन है। पहले क्या था कि जो भी समस्याएं होती थी वो देश के अंदर ही होती थी। अब क्या है, सारी समस्याएं, अगर रूस और यूक्रेन का जो युद्ध चल रहा है उसका प्रभाव हमें यहाँ तक देखने को मिलता है। वही ये इसका मेन पॉइंट है भूमंडलीकरण का। भूमंडलीकरण में कई बातें ऐसी हैं जो कई तत्वों को अपने अंदर समाहित किए हुए हैं। आइए इन पर ध्यान आकर्षित करते हैं। तो इसका पहला पॉइंट है मेरा भूमंडलीकरण के आर्थिक भूमंडलीकरण, यानी कि जो वित्तीय होता है, पैसों से रिलेटेड। भूमंडलीकरण के अंतर्गत एक देश की आर्थिक गतिविधि को दूसरे देश की अर्थव्यवस्था पर व्यापक प्रभाव पड़ता है, क्योंकि आर्थिक रूप से भी पूरे विश्व में एक रूपता आई है। राष्ट्रों के विभिन्न मामले जैसे संचार, उत्पादन, वित्त आदि अंतर्राष्ट्रीय होते जा रहे हैं। आर्थिक व्यापार में अत्यधिक वृद्धि हुई है। इसके अतिरिक्त भूमंडलीय कारखानों तथा भूमंडलीय पौधों में भी काफ़ी वृद्धि हुई है। मोटर गाड़ी हो गई, संचार के साधन हो गए, समूचे विश्व में एक ही प्रकार से प्रयोग किए जा रहे हैं, जो कि निकटता को प्रोत्साहित करते हैं। जैसे कोका कोला, पेप्सी पूरे विश्व में बिकती है और उपयोग होती है। विकासशील देशों द्वारा बहुराष्ट्रीय कंपनियों को आकर्षित करने की होड़ चल रही है ताकि प्रत्यक्ष पूंजी निवेश हो सके। राष्ट्रीय को अर्थव्यवस्था में बाजार व्यवस्था का रूप ले लिया है। राज्यों ने जो है बाजार व्यवस्था का रूप ले लिया है। विकासशील देशों द्वारा इस प्रक्रिया को उदारीकरण एवं निजीकरण की संज्ञा दी गई है। आगे बढ़ते हैं। अगला है संचार क्षेत्र में भूमंडलीकरण। यह भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। संचार के क्षेत्र में उपग्रह जो कि कंप्यूटर व्यवस्था, इंटरनेट, ई वाणिज्य संचार के इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों ने क्रांति सी ला दी है। यानी कि जो संचार क्षेत्र में जो वैश्वीकरण हुआ है, भूमंडलीकरण हुआ है, उसमें इंटरनेट, ई संचार, ई वाणिज्य या कंप्यूटर जैसे तत्वों ने एक क्रांति सी ही ला दी है। आज कोई भी व्यक्ति विश्व में कहीं भी संपर्क स्थापित कर सकता है। एक देश की घटनाओं को विश्व के सभी भागों में देखा जा सकता है। यानी कि अगर रूस छोड़ो, अगर हमारे यहाँ कोई आंतरिक विवाद होता है तो उसको अमेरिका में या पाकिस्तान में कहीं भी मीडिया के थ्रू देखा जा सकता है। आजकल तो सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है, वीडियोज़ यूट्यूब पे या फेसबुक पे वायरल हो जाती हैं। तो ये सब भूमंडलीकरण की या वैश्वीकरण की देन है। अगला है भूमंडलीकरण तथा पर्यटन। पर्यटन का मतलब होता है टूरिज़्म। पर्यटन के विकास में भूमंडलीकरण की प्रक्रिया और तेज हुई है। 1969 में जेट विमानों के आगमन ने यातायात को और भी आसान और सस्ता बना दिया था।
आज विश्व में पर्यटन को काफ़ी प्रोत्साहन मिला है। इसके अंतर्गत विभिन्न धर्मों और जातियों के लोगों में एक दूसरे को निकट लाने का अवसर मिलता है तथा संस्कृति को समझना और भी आसान हो गया है। यानी कि अब इंडिया में वेस्टर्न कल्चर को फॉलो किया जाता है, वहाँ के कपड़े, वहाँ का खाना पीना, ये सब भूमंडलीकरण की या वैश्वीकरण की ही देन है। अब आते हैं अंतर्राष्ट्रीय संगठन तथा सामाजिक आंदोलनों के कारण भूमंडलीकरण। अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में कई ऐसे मामले हैं जो सभी राष्ट्रों को प्रभावित कर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय रूप से कई मामलों पर संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा नियंत्रण किया जा रहा है। कोई भी राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र संघ की अवहेलना नहीं कर सकता। पहले क्या था, अगर दो पड़ोसी राज्यों में लड़ाई है या विवाद है तो उन्हें खुद निपटना पड़ता था तथा वह किसी भी हद तक जा सकते थे। लेकिन अब संयुक्त राष्ट्र संघ के आने के बाद उनका मुद्दा जो है संयुक्त राष्ट्र संघ में जाता है तथा उसकी जो समाधान है वो संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा किया जाता है तथा उसमें जो है युद्ध के आसार कम हो जाते हैं। जैसे कि इंडिया और पाकिस्तान का एग्जांपल लेते हैं तो हमारा पीओके विवाद जो है, पीओके जो हमारी ज़मीन है जो पाकिस्तान ने अधिग्रहण कर रखा है जिस पे, उसका जो केस है वो संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि यूएनओ में चल रहा है, जिसकी वजह से हम उसको नहीं हथिया सकते या कुछ भी एक्शन नहीं ले सकते उस पर। उसी तरह अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है, विश्व बैंक है जो लोन वाणिज्य के मामले में सहायता प्रदान करते हैं। ठीक है, यही है। अगला है भूमंडलीकरण का सामाजिक या सांस्कृतिक पक्ष। ये भी इम्पोर्टेंट है। अंतर्राष्ट्रीय भाषाओं का प्रचलन बढ़ रहा है। अंग्रेजी विश्व की एक बड़े हिस्से में कार्य कर रही है। बाजार पर आधारित समाज का विकास हो रहा है। इसमें टीवी और रेडियो को काफ़ी बड़ा योगदान था, लेकिन अब किसको हो गया है? सोशल मीडिया को, यूट्यूब को, फेसबुक को, इंटरनेट को, www वर्ल्ड वेब को। लोगों द्वारा विदेशों में आवागमन वहाँ के समाज और संस्कृति को प्रचार कर रहा है। लोक संगीत, हॉलीवुड का प्रभाव पूरे विश्व में है। संसार के बड़े शहरों में एकरूपता सी आ गई है। भूमंडलीकरण के विभिन्न समाजों में निहित अंतर कम होने लग गए हैं या समाज सही हो गया है। पहनावा, धर्म आदि भूमंडलीकरण के असर के रूप में देखे जा सकते हैं। यानी कि जो हम अब मैंने अभी वेस्टर्न कल्चर का एग्जांपल दिया था कि इंडिया के लोग जो वेस्टर्न कपड़ों को या वेस्टर्न फूड को प्रेफर करते हैं, तो वो भूमंडलीकरण के रूप में हम उसको देख सकते हैं। अगला पॉइंट है विश्व समस्याओं के कारण भूमंडलीकरण। इसमें क्या है, विश्वव्यापी स्तर पर कुछ समस्याएं हैं जो एक राष्ट्र की नहीं अपितु पूरे विश्व की समस्याएं हैं। ऐसी कौन सी समस्या हो सकती हैं? जैसे कि पर्यावरण की समस्या, आतंकवाद की समस्या, इस तरह की समस्या। पारिस्थितिकी तथा पर्यावरण संकट, अस्त्र शस्त्रों की तरक्की, नशीले पदार्थों की तस्करी, एड्स इनमें प्रमुख हैं। इसके अलावा आतंकवाद ने भी विराट रूप धारण कर लिया है। किसी एक राज्य द्वारा इन समस्याओं का समाधान नहीं किया जा सकता। इन समस्याओं से निपटने के लिए विश्वव्यापी सहयोग की जरूरत है। उन सदस्यों ने समूचे विश्व का एकीकृत किया है, जिसके परिणाम स्वरूप भूमंडलीकरण और भी मजबूत हुआ है। तो ये क्वेश्चन हमारा यहाँ पे ख़त्म होता है। भूमंडलीकरण आप समझ गए और क्या है। इसको मेनली देखा जाए तो ये किसी विश्व को, चाहे हम ईस्टर्न कल्चर की बात करें, चाहे वेस्टर्न की बात करें, पूंजीवाद की बात करें या साम्यवाद की बात करें, सबको आपस में जोड़ देता है तथा किसी भी देश में हो रही घटना का प्रभाव दूसरे देश में कैसे पड़ता है, इसका अध्ययन इसमें किया जाता है तथा इसके नकारात्मक पॉइंट भी देखने को मिलते हैं। जैसे हम पर्यटन की हमने बात की अभी, तो इससे क्या होता है कि अभी कोविड आया था तो कोरोना महामारी चाइना में फैली तथा लोगों द्वारा जो पर्यटन है या लोगों के द्वारा आवागमन हो रहा है विमानों के द्वारा बहुत ज़्यादा और जल्दी से तरीके से, तो उससे क्या हुआ, वो बीमारी चाइना से फैलकर पूरे विश्व में फैल गई। अगर भूमंडलीकरण नहीं होता, लोग अपने देश में ही तक सीमित रहते, तो ये बीमारी वहाँ तक नहीं फैलती। लेकिन अगर हम सकारात्मक बिंदुओं की बात करें तो उनके मुकाबले नकारात्मक बिंदु बहुत ना के बराबर हैं। इसलिए हमें सिर्फ सकारात्मक बिंदुओं पर ही ध्यान देना चाहिए। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो अगला क्वेश्चन है और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा पूरे इस गैस पेपर का। उसको देखते हैं ध्यान से। क्या है, परंपरागत तथा आधुनिक उदारवाद में क्या अंतर है, इसको हमें बताना है। क्या अंतर हो सकता है, तो देखते हैं क्या क्या हो सकता है। ये क्या है,
उदारवाद का आरंभिक चरण जो है वो 17वीं शताब्दी के अंत में शुरू होकर 18वीं शताब्दी के लगभग 50 दशकों तक चला। 5 दशकों तक, 50 नहीं, यानी कि 5 दशकों तक चला। उदारवाद का प्रारंभिक स्वरूप नकारात्मक माना जाता है। उदारवाद निरंकुश राजतंत्र और सामंतवाद के विरुद्ध व्यक्तियों की स्वतंत्रता की मंशा से प्रारंभ हुआ। व्यक्ति की स्वतंत्रता, विवेकशीलता और जातिवाद पर बल देता है। परंपरागत उदारवाद में राज्यों को व्यक्ति की स्वतंत्रता का विरोधी माना जाता है। परंपरागत तथा आधुनिक उदारवाद दोनों का ही स्वरूप में व्यक्ति को संपूर्ण व्यवस्था का केंद्र बिंदु मानते हैं। वे व्यक्ति को माध्यम मानते हुए राज्य सहित अन्य सभी संगठनों को एक साधन के रूप में मानते हैं। लोगों ने ही व्यक्ति की स्वतंत्रता व अधिकारों को सर्वोपरि माना है। परंपरागत व आधुनिक उदारवाद के अंतर को निम्न बिंदुओं द्वारा मतलब इनमें अंतर स्पष्ट किया जाता है। पारंपरिक और आधुनिक में देखते हैं कौन कौन से बिंदु हो सकते हैं। यह है प्रमुख समर्थकों की दृष्टि से अंतर। परंपरागत उदारवाद का समर्थन जॉन लॉक, एडम स्मिथ, रिकार्डो बेथम आदि ने किया। आधुनिक उदारवाद का जो समर्थन है वो पीएच स्क्रीन, हॉटकिंस, लॉस्की आदि ने किया। इनके नाम भी तो अजीब अजीब होते हैं। उदय के कारण और आधार पर अंतर, यानी कि जो इनके उदय के कारण है और जो आधार हैं उन पे हमें अंतर क्या हो सकता है वो देखते हैं। परंपरागत उदारवाद के विकास के पीछे निरंकुश राजतंत्र, सामंतवाद तथा अपवाद के विरुद्ध प्रतिक्रिया कारण रहे, जबकि आधुनिक उदारवाद का उदय पूंजीवादी व्यवस्था तथा मार्क्सवादी अवस्था के विरुद्ध प्रतिक्रिया के रूप में हुआ। अगला है विकास के आधार पर अंतर, यानी कि विकास के आधार पर क्या अंतर हो सकते हैं उनको देखते हैं। परंपरागत उदारवाद ने 16 से 18वीं शताब्दी के बीच हुआ इसका जो विकास है वो 16 से 18वीं शताब्दी के बीच हुआ। किसका? परंपरागत उदारवाद का। जबकि आधुनिक उदारवाद का जो विकास है वो 19वीं शताब्दी से वर्तमान तक माना जाता है। उदारवाद। अगला है राज्य के प्रति धारणा के आधार पर अंतर। परंपरागत उदारवाद राज्य को एक आवश्यक बुराई मानते हैं, जबकि आधुनिक उदारवाद राज्यों की आवश्यक बुराइयां नहीं मानते, राज्य को आवश्यक बुराई नहीं मानते। ठीक है, अगला पॉइंट है राज्य के स्वरूप के आधार पर अंतर। परंपरागत उदारवाद जो है हस्तक्षेपवादी राज्य में आस्था रखते हैं, यानी कि जो परंपरागत उदारवाद है वो हस्तक्षेपवादी, यानी कि जो हस्तक्षेप करते हैं ऐसी व्यवस्थाओं में आस्था रखते हैं, यानी कि अपना रुचि रखते हैं। जबकि आधुनिक उदारवाद लोक कल्याण तथा राज्य के विकास में विश्वास रखते हैं। इसमें जो ऐसे राज्यों में विश्वास रखते हैं जो लोक कल्याण पे अधिक ध्यान देते हैं। अगला स्वतंत्रता के आधार पर अंतर, इसको देखते हैं। परंपरागत उदारवादी व्यक्तियों का स्वतंत्रता का समर्थन करते हैं, जबकि आधुनिक उदारवादी व्यक्ति की स्वतंत्रता पर सामाजिक व राजनीतिक इसमें क्या पारंपरिक उदारवाद जो है वह व्यक्ति की संपूर्ण स्वतंत्रता का समर्थन करते हैं, लेकिन जो आधुनिक उदारवाद है वो क्या चाहता है कि राज्य की सामाजिक और राजनीतिक हितों में प्रतिबंध आवश्यक मानते हैं, यानी कि सामाजिक और राजनीतिक हितों में मनुष्य की प्रतिबंध रखना चाहते हैं, मतलब कि जो मनुष्य अपना हस्तक्षेप ज़्यादा ना करे, जिससे क्या होगा सकारात्मक प्रभाव हमें देखने को मिलेंगे। अगर मनुष्य हर चीज़ में अपने आप को संलग्न करेगा या फिर अपने आप को जोड़ेगा तो वो हो सकता है बिगड़ जाए। अगला है अधिकारों की दृष्टि से अंतर। परंपरागत उदारवाद की प्रकृति अधिकारों को नैसर्गिक मानते हैं तथा आधुनिक उदारवाद प्राकृतिक अधिकारों को राज्य द्वारा प्रदत्त
व संरक्षित मानते हैं। यानी कि आधुनिक वाले, प्रारंभिक वाले जो हैं, परंपरागत वाले जो हैं, वो प्राकृतिक अधिकारों को प्रकृति के अधीन मानते हैं, तथा जो आधुनिक उदारवाद है वो प्राकृतिक अधिकारों को राज्य द्वारा प्रदत्त व संरक्षित मानते हैं। यानी कि वो मानते हैं कि राज्य जो है वो इनको संरक्षित करता है मनुष्य के लिए। अगला पॉइंट है इसका, सामाजिक व आर्थिक दृष्टि से अंतर। लास्ट पॉइंट है शायद। पारंपरिक उदारवाद सामाजिक व आर्थिक क्षेत्र राज्य की न्यूनतम भूमिका को स्वीकार करते हैं। आधुनिक उदारवाद सामाजिक आर्थिक क्षेत्र में विकास के लिए राज्य की भूमिका व्यापक रूप से स्वीकार करते हैं। यानी कि जो परंपरागत उदारवाद है वो सामाजिक व आर्थिक क्षेत्र में राज्य की भूमिका को न्यूनतम स्वीकार करते हैं, यानी कि कम से कम स्वीकार करते हैं। लेकिन ये जो आधुनिक उदारवाद है ये राज्य की भूमिका को अधिकतम व्यापक रूप में स्वीकार करते हैं। ये इस पॉइंट का कहना था। तो हमारा ये गैस पेपर जो है यहाँ पे ख़त्म होता है। तो इसकी जो PDF है उसका मैं लिंक जो है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, या फिर आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ भी मैं उसको डाल दूंगा, आप वहाँ से ले सकते हो। तो अगर आपको ये गैस पेपर अच्छा लगा तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करना। और इससे पहले 4 पार्ट आ चुके हैं, ये 5th पार्ट है आज का। तो उन चारों पार्टों को आप देखें ज़रूर। अगर आपके काम आता है, आपको लगता है कि मैंने मेहनत करी है या ये आपके काम आ सकता है, तो आप ज़रूर इसको लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। ऐसे ही आपको आगे भी मिलते रहेंगे।